Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the SIR ड्राइव के पर्सपेक्टिव से है। प्रेजेंट समय के अंदर कुछ स्टेट्स एंड यूटीज के वहाँ पे SIR का जो ड्राइव है वो कंटिन्यूस फेज में है। तो उसी प्रोसेस को यहाँ पे एक्सटेंशन का जो डेडलाइन है वो प्रोवाइड किया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा। हमारे यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए इस न्यूज़ से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स, SIR ड्राइव के रिगार्डिंग में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर में एक स्टेटमेंट है वो मेंशन किया जा सकता है। या इंडिपेंडेंस के बाद में फर्स्ट टाइम जो SIR का ड्राइव कंडक्ट हुआ है 2025 के समय में। तो समय समय पे जो हमारा इलेक्टोरल रोल है उसको वेरीफाई करना, उसको प्यूरिफाई करना, ये इलेक्शन कमीशन का रेस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और इंडिपेंडेंस के बाद में 13 टाइम्स जो ड्राइव है वो कंप्लीट हो चुका है, 13 टाइम्स कंडक्ट हो चुका है। तो फर्स्ट टाइम है वो ये नहीं है। और अब ये 14 टाइम्स कंटिन्यूस पेज के अंदर है। कुछ स्टेट्स के वहाँ पे जो वर्क है वो कंप्लीट हुआ है, कुछ स्टेट्स के वहाँ पे आने वाले समय के अंदर कैरी आउट है वो किया जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जानकारी ये भी होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन है उनको किस आर्टिकल के थ्रू ये मैंडेट है यहाँ पे समय समय पे जो इलेक्टोरल रोल है उसको वेरीफाई करना। तो ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर में जो वोटिंग लिस्ट है उसको इस्टेब्लिश करना इलेक्शन कमीशन का यहाँ पे एक मेजर आप देखिए कि वर्क है। और ये जो पावर है आर्टिकल 326 के थ्रू है। आर्टिकल 326 है, 325 326 ये इलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग में ही जो आर्टिकल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पे वोटिंग लिस्ट के बारे में मेंशन किया तो आपको वोटिंग का जो राइट है उसके स्टेटस के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। आपका जो राइट टू वोट है वो क्या है, क्या ये आपका फंडामेंटल राइट है, क्या ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, या आपका स्टेचुटरी राइट है, या आप देखिए कि आपका लीगल राइट है वो अवेलेबल है। यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता है। 2017 के प्रीलिम्स पेपर के अंदर में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। और समय समय पे जो राइट टू वोट का जो स्टेटस है वो सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केस के अंदर में इसको डिफरेंट वे के थ्रू ऑब्जर्व है वो किया है। तभी आप देखिए कि इसको एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के रूप से रिकॉग्नाइज किया गया था। पर प्रेजेंट समय में जो स्टेटस है राइट टू वोट का, तो 2006 का कुलदीप नैयर केस है जिसके अंदर जिन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट किया तो उन्हीं गाइडलाइंस को कैरी आउट किया गया है 2023 का जो अनूप बरनवाल केस है उसके थ्रू। तो जो राइट टू वोट है प्रेजेंट समय के अंदर में एज ए स्टेचुटरी राइट के रूप से एग्जिस्ट करता है। एज ए स्टेचुटरी राइट है, जो भी इंडियन सिटीजन है, जो इंडिया के मिनिमम आप देखिए कि 18 ईयर का एज है जो जिनके द्वारा कंप्लीट है कर लिया गया है। 18 ईयर का जो वोटिंग राइट का एज है वो भी रिड्यूस है, बाद में किया गया था 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। पहले जो 21 ईयर का एज है वो मिनिमम एज हुआ करता था वोटिंग की रिगार्डिंग में, जिसको रिड्यूस करते हुए 18 ईयर्स से वो कर दिया। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था SIR ड्राइव के पर्सपेक्टिव से। कितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनका रिक्वायरमेंट हुआ करता है। तो डॉक्यूमेंट्स पहले आप देखिए कि 11 ID कार्ड्स हैं जिनको कि मेंशन किया गया था इलेक्शन कमीशन ने लेटर फेज में सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन की वजह से। आधार कार्ड है उसको भी इंक्लूड किया गया कि लार्जर लेवल के ऊपर में जो पर्सनस के पास में आधार कार्ड है वही अवेलेबल हुआ करता है। वैसे आधार जो है वो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। ये यूपीएससी का 2018 का क्वेश्चन है, उसमें एक स्टेटमेंट में ये पूछा गया था क्या आधार जो है वो सिटीजनशिप का प्रूफ है या नहीं है। तो प्रूफ नहीं है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो अपना जो आधार कार्ड है उसको आप देखना, उसके ऊपर भी ये लाइन है वो लिखा होता है कि आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। ये एक आइडेंटिटी कार्ड है जो मिला करता है जिसमें आपका कुछ बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन से वो स्टोर हुआ करता है। और गवर्नमेंट के द्वारा आप देखिए कि जो वेलफेयर बेनिफिशरीज के जो इनिशिएटिव्स हैं जिसके थ्रू आधार को मोबाइल के साथ में लिंक करते हुए तो जनधन आधार मोबाइल एक जेम ट्रिनिटी है वो क्रिएट किया गया था, जिससे कि जो मिडिल मैन का जो लीकेज है उसको रोका जा सके सब्सिडरीज के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो अरुणाचल प्रदेश के पर्सपेक्टिव से है। गोर्ज के अंदर में जो ट्रक है उसका फॉल होने की वजह से 18 पर्सनस का डेथ हुआ है, कुछ मिसिंग सिचुएशन के अंदर में भी है। एग्जाम के पर्पज से क्या जानकारी आपको होना चाहिए, जानकारी आपको ये होना चाहिए कि हमारे जो हिमालयाज हैं, हिमालयन जो यंग फोल्ड माउंटेन के रूप से जो एग्जिस्ट किया करते हैं, तो आप देखिए कि जो गोर्ज फॉर्मेशन है हिमालयाज के अंदर में वो किस वजह से हुआ करता है। जब रिवर अपने यंगेस्ट स्टेज के अंदर में हुआ करती है तो उस दौरान में उस एरिया में आपको गोर्ज फॉर्मेशन है जो काफ़ी
स्टीप वे के अंदर में हुआ करते हैं, जो कि आप देखिए कि हिमालयाज के अंदर में इंडस का जो एरिया है वहाँ पे भी एग्जिस्ट करते हैं। फिर हमारा जो मिडिल हिमालयाज है जिसमें काली रिवर है, वहाँ पे भी गोर्ज फॉर्मेशन आपको मिलेगा। और ईस्टर्न ईस्टर्न जो पार्ट है हिमालयाज का, जिसमें आपको ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है जिसको कि सांगपो रिवर के नाम से भी जानते हैं, तो वहाँ पे भी गोर्ज फॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो यंग स्टेज जो हुआ करती है रिवर का जो कोर्स का जो यंग स्टेज है, उस दौरान में ये प्रोसेस है वो आपको देखने के लिए मिला करता है। अब यहाँ पे धरना के बारे में मेंशन किया गया है, जो वेस्ट बंगाल का जो सीएम है उनके द्वारा एसआईआर ड्राइव के पर्सपेक्टिव से जो भी उनके ऑब्जेक्शन है। एग्जाम से रिलेटेड आपको क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि जो राइट टू प्रोटेस्ट है, क्या राइट टू प्रोटेस्ट आपका फंडामेंटल राइट है स्टूडेंट्स, या राइट टू स्ट्राइक आपका फंडामेंटल यहाँ पे राइट है। तो राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो आपका एफआर के अंदर में मेंशन है। एफआर के अंदर में कहाँ पे मेंशन है ये, बेसिकली जब आप आर्टिकल 19 को जब रीड करते हो, आर्टिकल 19 में आप देखिए कि क्लोज 1 है जो किसको मेंशन करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो उसके अंदर में आपको डिसेंट जो है वो मिला हुआ है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के थ्रू आप डिसेंट कर सकते हो। वर्बल वे के अंदर किसी स्टेटमेंट है, किसी भी प्रोसेस के रिगार्डिंग आप अपने ऑब्जेक्शन को कैरी आउट कर सकते हो। उसी आर्टिकल 19 का जो क्लोज सेकंड है उसके अंदर में मेंशन किया गया है कि आप पीसफुल वे के अंदर में प्रोटेस्ट कर सकते हो, असम्बल है वो कैरी आउट कर सकते हो विदाउट आर्म्स के बेसिस पे। आर्म्स आपके पास में हथियार हैं वो नहीं होने चाहिए, और आप अपना प्रोटेस्ट कीजिए, किसी भी वे के रिगार्डिंग में असम्बल है उसको कैरी आउट कीजिए। तो आपको राइट टू प्रोटेस्ट एज ए फंडामेंटल राइट के रूप से मिला है। बट अगर हमारा जो राइट टू स्ट्राइक है, जो स्पेशली इंडस्ट्रियल एरियाज में इनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर में लार्जर लेवल के ऊपर हुआ करता है, तो आप देखिए कि जो राइट टू स्ट्राइक है वो इंडस्ट्रियल जो एक्ट है उसके थ्रू मिला है। राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो एफआर है, फंडामेंटल राइट है। और अब प्रोटेस्ट के दौरान में आप बेसिक जो पब्लिक है, जो कॉमन पब्लिक है, उसके मूवमेंट को आप यहाँ पे इसी तरीके से आप देखिए कि रेस्ट्रिक्ट है वो नहीं कर सकते, जो कि शाहीन बाग के अंदर में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के पर्सपेक्टिव से जो प्रोटेस्ट हुआ था उस समय में कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व है वो किया गया कि आपको तो राइट टू प्रोटेस्ट है, बट जो कॉमन पब्लिक है उनको राइट टू मोबिलिटी है, राइट टू लाइफ के थ्रू, जो आर्टिकल 21 के अंदर में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में मेंशन है, उसको हम लेटर फेज में रीड करेंगे। बट यहाँ पे आप देखिए कि राजस्थान के बारे में मेंशन किया गया। राजस्थान के अंदर में जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ राजस्थान है, हनुमानगढ़ का एरिया, वहाँ पे इथेनॉल प्लांट का जो जो कंस्ट्रक्शन है वो कैरी आउट किया जाना था, जो फार्मर्स ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया है। तो प्रोटेस्ट आप देखिए कि वायलेंट वे के अंदर में देखने के लिए मिला कि जो इथेनॉल प्लांट है वहाँ पे आप देखिए कि अटैक किया गया, डैमेज किया गया, इस तरीके का सिचुएशन है। लास्ट 1 ईयर से जो फार्मर्स है वो वहाँ पे कंटिन्यूस प्रोटेस्ट में है कि यहाँ पे इथेनॉल प्लांट है उसको कंस्ट्रक्ट है वो ना किया जाए। इथेनॉल के बारे में क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, इथेनॉल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कंटिन्यूस हमारी गवर्नमेंट के द्वारा अर्लियर फेज के अंदर में तो आप देखिए कि 10% इथेनॉल का ब्लेंडिंग को अलाउ किया था, अब तो 20% है। E20 भी उस इनिशिएटिव को हम जानते हैं। बेसिक जो यहाँ पे मैंडेट है वो क्या है कि इथेनॉल अगर 20% ब्लेंड होता है पेट्रोलियम और हमारा जो भी व्हीकल्स के अंदर में हम फ्यूल यूज किया करते हैं, तो स्टूडेंट्स बेसिक रीजन ये है, एक तो व्हीकुलर जो पोल्यूशन है उसको रिड्यूस किया जाए। जो हमारा ऑयल के ऊपर में हम जो इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंड हुआ करते हैं, तो हमारा जो इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस है उसको भी रिड्यूस किया जाए। हमारा जो आप देखिए कि यहाँ पे जो नेशनल अकाउंट है, तो करंट अकाउंट के अंदर में जो स्पेशल डेफिसिट हुआ करता है उसको भी ये रिड्यूस करने के अंदर हेल्प है वो प्रोवाइड करेगा। तो E20 इनिशिएटिव है। नेक्स्ट आप देखिए कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू हमारे जो 3 नाइबर कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, वहाँ से आने वाला जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं जो इंडिया के लिए माइग्रेशन को कैरी आउट किए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, और यहाँ पे जो 5 ईयर का आप देखिए कि जो नेचुरलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है उसको भी रिड्यूस है। वैसे ही कुछ लोग हैं जिनको कि यहाँ पे सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट है वो इश्यू किया गया है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, वेस्ट बंगाल के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, उनके नेमिंग के रिगार्डिंग में कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ। उनको बंकिंग द है वो यूज किया गया, जो नेम है वो पार्लियामेंट के अंदर में। अब यहाँ पे एक अदर पर्सन है जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड एक वुमेन पर्सनैलिटी हैं, जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में अपने प्रोटेस्ट को कैरी आउट करते हैं। तो उनके नेमिंग के बारे में है, और उनको एज ए जो हजारा आप देखिए कि कम्युनिटी हुआ करता है मुस्लिम्स के अंदर में,
स्पेशली जो माइनॉरिटी सेक्शन से बिलोंग करते हैं। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर में तो इनके अगेंस्ट में वायलेंस है वो काफ़ी बार देखने के लिए मिलता है, हजारा कम्युनिटी के रिगार्डिंग में। पर जिन जिन फ्रीडम फाइटर का नाम यहाँ पे यूज किया गया है, जो 1945 के समय जो वुमेन फ्रीडम फाइटर हैं जिन्होंने ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में अपना स्टैंड है वो कैरी आउट किया, तो आप देखिए कि वो तो हिंदुइज्म से बिलोंग किया करते हैं, जो बंगाल के अंदर में हिंदुइज्म को फॉलो किया करते हैं। नाम क्या है? मतांगिनी हजारा उनका नेम है, मतांगिनी हजारा उनका नाम है। हमारा जो इंडियन सिटीजन है जिनको कि बांग्लादेश के लिए सेंड कर दिया गया था, अब आप देखिए कि उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर में वापस से लाया गया है, तो उसी के बारे में यहाँ पे एक रिपोर्ट में मेंशन किया गया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में मेंशन है यहाँ पे, और जो अदर प्रोविजंस हैं कि जो रोहिंग्या जो पर्सन है जो म्यांमार से कंटिन्यूस माइग्रेशन करते हैं उनके बारे में भी मेंशन है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एजुकेशनल कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से डिस्कशन किया गया। आप देखिए कि जो 21st जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो सभी लोगों को राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड करता है, स्पेशली एक एज ग्रुप को। एज ग्रुप क्या है? 6 to 14 को, 6 to 14 को एजुकेशन का जो राइट है वो यहाँ पे ग्रांट करते हैं 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एग्जिस्टेंस में आता है। फिर बाद में आपको मिलता है कि प्रेजेंट समय में इस विजन को और भी एक्सटेंशन प्रोवाइड किया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के थ्रू। इस तरीके से इस विजन को एक्सटेंड किया गया कि यहाँ पे 3 ईयर का एज से लेकर 18 ईयर का जो एज है उस तक आपको एजुकेशनल जो फैसिलिटीज़ है उनका इम्प्रूवमेंट है वो आपको मिलेगा। बट इंडिया का जो एजुकेशनल कोस्ट है उसका एक रियलिटी है, उसको यहाँ पे बताया गया है कि जब हम रूरल अर्बन इस सेक्टर को अगर डिवाइड करते हैं तो स्पेशली अर्बन एरियाज़ के अंदर में, स्पेशली अर्बन एरियाज़ के अंदर में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके नंबर्स इंक्रीज हुए हैं जिनको गवर्नमेंट से फंड नहीं मिला करता है। अब देखिए कि लार्जर लेवल के ऊपर में जो चिल्ड्रंस हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वही उनके लिए यहाँ पे कस्टमर हैं, तो उनका जो फ़ी है वो काफ़ी हाई का आपको मिलेगा। जरूरत समय के साथ में इस सिचुएशन को देखते हुए गवर्नमेंट एडेड जो स्कूल्स हैं उनका ज़रूरत है कि गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स का जो एजुकेशन प्रोसेस है उसको इम्प्रूव किया जाए। एजुकेशन जो कि पहले स्टेट लिस्ट का पार्ट हुआ करता था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें इंक्लूड किया गया। और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में इसका प्रेजेंस होना, ये इसका आप देखिए उसी के जो कंप्लीट किसी डोमेन में ना होना, सेंटर के द्वारा भी इसको प्रॉपर जो कंसंट्रेट है वो नहीं किया जाता है, स्टेट के द्वारा भी इसका जो किसी तरीके से रेगुलेशन है वो आपको नहीं लगेगा। तो दोनों ही जो डोमेन में अपने लॉ इसके रिगार्डिंग में बना सकते हैं, बट आपको यहाँ पे यही एक डेल्यूजन है उसको क्रिएट करता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो इसको कंकरेंट लिस्ट में इंक्लूड किया गया। तो यहाँ पे पब्लिक एडेड स्कूल्स का इम्पोर्टेंस उसको बताया गया है, एजुकेशन जो फ़ी हैं उसके रेगुलेशन के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। किली तिवा ट्राइब हैं जो कि आसाम के वहाँ पे जो कर्बी एंग्लोंग का एरिया है वहाँ पे रहा करते हैं। और पैडी का जो हार्वेस्टिंग है उसको शो किया गया है, हिली जो तवा ट्राइब हैं, हिली तवा ट्राइब हैं उनके बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर फोर्सफुली किसी पर्सन का नार्को टेस्ट किया जाता है उनके द्वारा वॉलंटरी बेसिस के ऊपर में उसको अलाउ नहीं किया गया है, तो बेसिकली जो हमारा आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 20 जो कि यहाँ पे अरेस्ट पर्सन की रिगार्डिंग में कुछ राइट्स ग्रांट करता है, उसका जो क्लोज 3 है उसको उसकी वायलेशन को यहाँ पे देखा गया है, उसकी वायलेशन को देखा जाता है। क्या ठीक है, यहाँ पे जो पर्सन है, पर्सन को राइट टू लाइफ भी है, राइट टू प्राइवेसी भी है, और आप देखिए कि उनके द्वारा आर्टिकल 20 के थ्रू ये डिनाई भी किया जा सकता है सेल्फ प्रोक्लेमेशन का जो यहाँ पे राइट उनको मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनविजिबल जो एपिडेमिक है उसके बारे में मेंशन किया गया कि कंटिन्यूस हमारे कंट्री में एयर क्वालिटी है उसका डिक्लाइन होना, ये शो करता है कि वो हेल्थ सेक्टर को इम्पैक्ट करेगा, हेल्थ का जो सेक्टर है उसको ये कंटिन्यूस डिक्लाइन करेगा। तो यहाँ पे क्या करने का ज़रूरत है कि समय के साथ एयर क्वालिटी को कैसे यहाँ पे इम्प्रूव किया जा सके। नेशनल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी प्रोग्राम जो है, नेशनल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी जो प्रोग्राम है एनसीएपी जो एग्जिस्टेंस में लेके आना था, तो अर्बन एरियाज़ में जो ये इनविजिबल सिचुएशन में जो एपिडेमिक है जो कि लॉन्ग टर्म के अंदर हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है उसको इंक्रीज करता है, तो उन सबको अगर हमें डील करना है तो अर्बन एरियाज़ को हमें एज ए एयर क्वालिटी है उसको एक प्रेफरेंस एक वे के थ्रू डील है वो करना होगा। गोवा के अंदर में जो फायर का ट्रेजेडी हुआ था नाइट क्लब के अंदर में, उसके जो ओनर्स हैं जो थाईलैंड के लिए चले गए थे, सीबीआई के द्वारा इंटरपोल को रिक्वेस्ट किया गया था कि इनको जो ब्लू कॉर्नर जो नोटिस है वो इश्यू किया जाए।
और वापस से इंडिया के लिए लाया जाए, तो उनके डिपोर्टेशन प्रोसेस को ही यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो स्टूडेंट्स, पाकिस्तान का कुछ बोट्स हैं वो मिले हैं कोस्टल गार्ड्स को, जो कि आप देखिए कि 26/11 का जब इंसिडेंट हुआ था, तब भी पाकिस्तान के द्वारा बोट है उसी को यूज किया गया था, टेररिस्ट जो इंडिया में सेंड किए गए थे। तो यहाँ पे उनको इंटरसेप्ट किया गया है और उसके बाद में डिटेन्ड है वो भी कर लिया गया। जिन लोगों के द्वारा एसिड है उसका सेल किया जाता है, तो एसिड के बारे में कंटिन्यूस कोर्ट का ऑब्जर्वेशन सामने आया है। एक तो आप देखिए कि कंपनसेशन नहीं प्रोवाइड हुआ था एक पर्सन को, वो 16 ईयर्स का आसपास उनको उनके ऊपर में अटैक हुए हो चुका था, तो उसके रिगार्डिंग में कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि स्टेट्स जो हैं वो कंपनसेट करें, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो भी उनको ट्रीट करें, और किसी तरीके से डिनाई है वो नहीं कर सकते, मेडिकल असिस्टेंस है वो भी प्रोवाइड किया जाए। फिर आप देखिए कि एसिड जो सेलिंग प्रोसेस है उसको 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 रेगुलेट करने का ज़रूरत है। लक्ष्मी जो अग्रवाल केस है जिसके थ्रू कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, अब उसी के बारे में यहाँ पे जो एसिड का जो प्रोसेस है उसी के बारे में ये मेंशन है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमास के द्वारा अपने जो वेपन्स है उनको फ्रीज करने के बारे में कहा। इजराइल का जो क्लेम है कि आप अपना जो यहाँ पे आप देखिए कि डिसएसोसिएशन है, डिसआर्मामेंट है, उसको कम्प्लीटली कैरी आउट कीजिए। यूएस अथॉरिटीज ने मेंशन किया है कि वेनेजुएला के वहाँ पे एक जो लार्जर लेवल के ऊपर जो टैंकर है वो मिला है, तो यूएस अथॉरिटीज कभी भी वेनेजुएला के वहाँ पे अटैक भी कैरी आउट कर सकते हैं। अर्लियर फेज में भी उनका जो टेरिटोरियल वाटर का एरिया है उसके नियर बाइज में यूएस फोर्सेज ने जो अपने ऑपरेशन है उनको कैरी आउट किया था। श्रीलंका के अंदर में जो साइक्लोन से जो इम्पैक्ट हुआ है उसको उसको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए यूएन के द्वारा फंड प्रोवाइड करने के लिए कहा गया। श्रीलंका में आप देखिए ऑपरेशन सागर बंधु के थ्रू हमारी अथॉरिटीज़ ने भी जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है उसको सेंड किया है। और म्यांमार के अंदर में स्ट्राइक के बारे में मेंशन है, म्यांमार के बारे में ये मेंशन किया गया जो कंटिन्यूस वायलेंस की वजह से न्यूज़ में है। नेक्स्ट आप देखिए कि बांग्लादेश के इलेक्शंस के बारे में है कि बांग्लादेश में इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट होंगे, बांग्लादेश में इलेक्शंस कंडक्ट होंगे जुलाई में। जुलाई चार्टर रेफरेंडम है वो फरवरी में यहाँ पे कैरी आउट हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि पाकिस्तान को जो डिफेंस सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया है यूएस के द्वारा, और रिसेंट कुछ ईयर्स में यूएस और पाकिस्तान के जो क्लोज रिलेशंस हैं वो डेवलप हुए हैं, जो पहले 70s एंड 80s के समय में हुआ करते थे, और इंडिया को कंटिन्यूस एलिनेट है वो किया जाता था उस दौरान में। अब फिर से यहाँ पे डिफेंस रिलेशंस हैं जो बूस्ट हुए हैं यूएस के द्वारा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।